Hello everyone, this is Mukesh Chaudhary from Pratibha Sainik Academy, Sikar, Rajasthan. So this session is going to be very fruitful for all the students who are preparing for राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एज वेल एज सैनिक स्कूल। इस सेशन में हम लोग इस वीडियो में बात करने के लिए जा रहे हैं अपना इंग्लिश के सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस को तो बच्चों मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि सिलेबस में क्या कुछ आता है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करने के लिए जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि यदि आपने अपना मन बनाया है ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो आप सीकर आएँ राजस्थान में और हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें, क्योंकि बैचेस शुरू हो चुके हैं। और यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो ये यूट्यूब पे हम क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं। आज इंग्लिश की हमारी पहली क्लास है। इसमें सबसे पहली क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन को लेकर के। लैंग्वेज का एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे फिर हम लोग अपना पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करते चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये हम लोग जो अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और जब इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत होती है तो शुरुआत किससे होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है वो साउंड से होती है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हो रही है? साउंड से होती है। लेकिन जब हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्या आते हैं? सिंबल्स आते हैं, कुछ सिंबल्स आते हैं। अब वो सिंबल्स जो हैं वो क्या हैं? वो ये लेटर्स हैं जो आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यदि आप बोलना चाहते हो, किसी साउंड को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? यदि आपके सामने मैं ऐसे लिख दूं कि ये बताइए क्या है, तो आप इसको क्या बोलोगे? कैन यू प्रोनाउंस इट? क्या आप इसे बोल सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि बोलिए, प्रोनाउंस कीजिए इसे, तो आप कहेंगे कि ये जी ए है। तो ये देखिए ये कुछ नहीं था, लेकिन ये क्या निकला? यहाँ पे ए निकला। ठीक अगर ऐसे ही हम लोग ऐसे बोल दें कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये तो 3 जैसा लग रहा है। लेकिन यदि इसको थोड़ा ऐसा कर दिया जाए तो ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को ही ऐसे कर दूं तो आप बोल देंगे कि ये ई है। इट मीन्स यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों जब भी हम साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे जो काम आने वाले हैं वो क्या हैं? लेटर्स हैं। तो एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से होती है? साउंड से होती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे काम क्या आते हैं? साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं लेटर्स। और यदि लेटर्स को काउंट करने चलेंगे तो कुल मिलाकर के इनका जो नंबर है, इनकी जो संख्या है वो 26 है। तो हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स हैं वो कितने हैं? 26, जिनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है। पहला क्या हो गया है? वावेल्स हो गया है, और दूसरा क्या हो गया है? कॉन्सोनेंट्स हो गया है। तो लेटर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला क्या है? वावेल्स है, एंड द सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट्स। इन नंबर वावेल्स जो हैं वो 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या हैं? वावेल्स हैं। और कॉन्सोनेंट्स हैं 21 होते हैं। इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम दीज 5 वावेल्स द रेस्ट आर द कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी है, सी है, डी है, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो लेटर्स हो गए 26, कैटेगराइज किया तो 5 क्या रह गए? वावेल्स रह गए हैं, और ये 21 क्या रह गए हैं? कॉन्सोनेंट्स रह गए। ठीक है, तो ये 5 हो गए हैं, और ये कितने हो गए कुल मिलाकर के? 21। और दोनों को यदि हम मिला दें तो ये बन जाते हैं 26। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए साउंड की बात कर रहे थे। इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स 44 साउंड्स। इंग्लिश भाषा की अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो ये कितने साउंड अपने अंदर समा करके रखती है? वो है 44। अब देखिए यहाँ पे ये साउंड जो है, वावेल्स तो कितने हैं टोटल? 5 है। अगर नंबर की बात करोगे तो वावेल्स इन नंबर हाउ मैनी? ओनली 5। लेकिन ये साउंड कितने क्रिएट करते हैं? 20 साउंड क्रिएट करते हैं। और यदि हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो इन नंबर दे आर ओनली
1, बट हाउ मेनी साउंड्स दे क्रिएट 24। देखिए यहाँ पे ये कुल मिलाकर के ये हैं तो 26, लेकिन जब ये साउंड क्रिएट करने चलते हैं तो ये कितने साउंड क्रिएट कर देते हैं 20 और 24, इट मीन्स 44। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कितने साउंड कंटेन्स करती है तो बच्चों सीधा सा है, इसका रिप्लाई होगा 44। 5 किसके हैं, सॉरी 20 साउंड्स किसके हैं, वावेल्स के, और 24 किसके साउंड्स हैं, ये रह गए अपने कॉन्सोनेंट्स के। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे है, तो चलिए एक बात को समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है HIT, यहाँ पर I आया है और यहाँ पर मैंने लिखा LIKE, यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है दोनों के, लेकिन साउंड को देखो, यहाँ पर अगर इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये होगा हिट, ई का साउंड निकल करके आएगा, और जब हम इसको बोलेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये आएगा लाइक आई। इट मीन्स ये साउंड किसका दे रहा है, ई का, और ये साउंड किसका दे रहा है, आई का। तो इसी तरीके से यदि आप यहाँ पे CIRCLE, यहाँ पर फिर देखिए आई आ गया है, ठीक है, देखने में तो आई है, लेकिन इसको एक बार बोल करके देखिए आप, जब आप इसे बोलते हैं तो ये साउंड क्या निकाल के रखता है, ए का, सर्कल सर्कल। तो यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, और यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है। तो एक आई जब इतने साउंड क्रिएट कर सकता है, बहुत बार आपने ये देखा है कि CH से चैबी बनाते हैं और CH को मिला करके कैबी बनाते हैं, जैसे केमिस्ट्री, या अगर हम बोलें चोपड़ा, तो ये देखिए CH मिल करके कितने साउंड क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को और समझे आप, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने HONOUR, ये देखिए यहाँ पर ये H साउंड किसका दे रहा है, ओनर, ओ का साउंड आ रहा है, वावेल साउंड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और यहीं आप नीचे लिख देंगे, ये देखिए अब यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है, हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ये साउंड किसका दे रहा है का साउंड है, यहाँ पे किसका साउंड दे रहा है, ओ का साउंड निकल के आ रहा है। तो साउंड अगर समझेंगे पूरे के पूरे, तो इंग्लिश कंटेन्स 44 साउंड्स, 5 वावल्स क्रिएट हाउ मेनी साउंड्स, 20, एंड 21 कॉन्सोनेंट्स क्रिएट हाउ मेनी साउंड्स, 24। सो टोटल वी कैन से कि इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स 44 साउंड्स, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा फिर मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, समझा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हो रही है, साउंड से हो रही है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ छोटे छोटे सिंबल्स हैं जिनको हम लेटर्स के नाम से जानते हैं। लेटर्स की बात करें तो ये कुल मिलाकर के हैं 26, लेकिन इनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। पहला हम बनाते हैं वावेल्स और दूसरा क्या बनाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स संख्या में 5 हैं, A-E-I-O-U, और कॉन्सोनेंट्स जो हैं ये कितने हैं नंबर में, ये हैं 21, B-C-D, और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो X-Y-Z ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े कि जी साउंड जो हैं, साउंड संख्या में कितने हैं, नंबर में कितने हैं, ये कुल मिलाकर के हैं 44। कुल मिलाकर अगर सारी बात करोगे तो 44 साउंड होते हैं। 44 में वावेल्स के कितने हैं, 20 हैं, और कॉन्सोनेंट्स के कितने हैं, 24 हैं। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे देखिए, जब आप लेटर से आगे बढ़ोगे, तो लेटर से जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमारे सामने निकल करके आता है वर्ड। ये देखिए वर्ड होता है, शब्द होता है। वर्ड क्या होता है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीन्स जब लेटर से लेटर मिलेंगे, इनको जब कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे सामने जो चीज़ निकल करके आती है वो वर्ड होती है। लेकिन उसकी कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना ही चाहिए, यूनिट ऑफ लेटर्स तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसका एक मीनिंग होना चाहिए, यानी कि कोई सेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हमने 2, 3, 4 लेटर्स को जोड़ दिया और बोल दिया कि ये वर्ड है, ऐसा नहीं होगा। उसका अपने आप में एक मीनिंग निकलना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए उसका कुछ। जैसे देखो आपके सामने लिखा हुआ है KAME, KAME, ये अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं है।
लेकिन इन्हीं लेटर्स को हम दोबारा लिखा है यहाँ पे एम, यहाँ से एम उठाया, यहाँ से ए लिया, यहाँ से के लिया और यहाँ से ई, तो ये बन गया मेक। मेक का मतलब हम सब जानते हैं बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मीनिंग निकल करके आया है, तो यहाँ तो कोई मीनिंग था ही नहीं और यहाँ पर ये मीनिंग निकल गया। आगे देखो टी जी ई, टी जी कोई वर्ड नहीं है, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसी को हमने ये जी लिया, ये ई लिया और ये टी लिया और आगे क्या बन गया जा करके गेट। इट मीन्स इसका अपने आप में कोई मीनिंग निकल रहा है, कोई सेंस निकल रहा है। और जैसे ही ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई सेंस निकल जाएगा दैट बिकम्स अ वर्ड, लेकिन मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड भी नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर हम वर्ड से आगे बढ़ गए। वर्ड से जब आगे बढ़े यानी कि वर्ड को वर्ड से जोड़ा तो फिर हमारे सामने क्या निकल करके आ गई, फ्रेज। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। इट मीन्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो सकता है ये। तो फ्रेज जो होती है वो क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए कंप्लीट मीनिंग। ये ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि फ्रेज का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। फ्रेज हैज इट्स मीनिंग बट इट डज नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग। हम ये कह सकते हैं कि मीनिंग तो है इसका, लेकिन ये इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने तैयार की गई है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। इट मीन्स एक शब्दों का समूह जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं है, पूरा मीनिंग नहीं है। और यहाँ अगर एक और सबसे बड़ी बात समझें तो वो ये है कि ये जो VERB नाम की जो चीज़ होती है, वर्ब जो होती है, ये फ्रेज के अंदर नहीं होती है, ठीक है। यदि हम सबसे बड़ी इसकी बात को कंसिडर करें कि क्या होती है फ्रेज, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप बना दें, लेकिन यदि उसके अंदर आपने वर्ब नहीं रखी है तो फ्रेज ही है। ये ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, यदि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यदि वर्ब आ गई तो वो सेंटेंस बन जाता है, वो वर्ब नहीं रहेगा। फिर चाहे एक अकेला वर्ड हो, एक अकेला वर्ड भी अपने आप में एक सेंटेंस होता है। जैसे आप किसी को बोलते गो, जाओ, तो ये एक फ्रेज नहीं है, इट इज़ अ सेंटेंस। क्यों, इट कंटेन्स वर्ब, इसके अंदर वर्ब है। तो जब वर्ब होगी तो वो क्या बनेगा, फ्रेज ही सॉरी सेंटेंस ही बनेगा। और जब तक फ्रेज नहीं आएगी, ग्रुप ऑफ वर्ड चाहे 2 वर्ड हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, वो दैट इज ऑलवेज अ फ्रेज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना हमें। तो पहली बात तो क्या हो गई है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। और दूसरी जो बात है वो क्या है कि उसके अंदर वर्ब नहीं होनी चाहिए। ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि वर्ब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो आप, ऑन द रूफ, एक वर्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 वर्ड से मिलाकर के हमने इसको बनाया। लेकिन पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं है और ग्रुप ऑफ वर्ड है ये, इसका अपने आप में एक सेंस भी है। ऑन द रूफ, जब आप बोलते हैं कि ऑन द रूफ, इट मीन्स जो भी है वो छत पे है। अब क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये क्लियर ही नहीं है, और ये क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी सेंटेंस भी नहीं बनेगा। तो ये क्या बन गई है, आपकी फ्रेज बन गई है, ठीक है। इन द फील्ड, इन द फील्ड का मतलब होता है मैदान में या खेत में। तो अब यहाँ पर देखो इन द फील्ड क्या है क्या नहीं है, कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए ये भी क्या है, आपकी फ्रेज है, इसके अंदर भी वर्ब नहीं है। नेक्स्ट देखो इन द स्काई, आसमान में, जो भी है वो आसमान में क्या है भाई, पक्षी उड़ रहे हैं या प्लेन उड़ रहा है या क्या हो रहा है, वट एवर इज गोइंग ऑन, लेकिन हमें ये नहीं पता, लेकिन जो हो रहा है वो हो रहा आसमान में। तो इन द स्काई ये भी क्या है, आपका एक फ्रेज है, ठीक है। जिसे एक छोटी सी बात को समझे, यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूं, ए हाउस इज अवेलेबल। यदि मैं इस चीज को ऐसे बोलता हूं, ये देखिए ए हाउस इज अवेलेबल, एक घर है, अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई, वर्ब आ गई। यदि ये इसके अंदर वर्ब है तो ये क्या है, सब्जेक्ट सर अपना सेंटेंस ही है। लेकिन यदि मैं इसको बोलूँ अवेलेबल आ हाउस, देखिए बात वही बोली है मैंने, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे
चलिए दोबारा लिखते हैं, ये सब गलत। ए हाउस इज AVAIL अवेलेबल। ये देखिए बात तो दोनों एक ही है, लेकिन उसमें क्या है, एक वर्ब है और इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, दोनों का अपने आप में कोई सेंस भी है, मीनिंग भी है। तो ये वर्ब ना होने की वजह से ये फ्रेज ही कहलाएगी और ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ सेंटेंस। ठीक है, अगली बात को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि भाई वर्ड क्या होता है और फ्रेज क्या होती है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है अपना सेंटेंस। सेंटेंस को समझे आप, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपने आप में एक पूरा मीनिंग हो। और दूसरी बात है बच्चों, देखिए यहाँ पे इसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि इसमें एक वर्ब होती है। तीन बातें हैं। पहली बात, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका अपने आप में एक पूरा मीनिंग हो। दूसरी बात है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इट मीन्स जो वर्ड्स उसमें यूज किए गए हैं उनका अरेंजमेंट सही होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उसमें वर्ब होनी चाहिए। तो उस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हमने क्या नाम दिया है, स्ट्रक्चर नाम दिया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है वही क्या कहलाता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कहलाता है। जैसे कि देखिए, यदि आपके घर पे कोई आता है और आप उसको मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड आपके घर पे आ गया। जब फ्रेंड आपके घर पे आया, आपने अपनी माँ से बोला कि नीलेश आया है, नीलेश को उबाल करके पानी दो। अगर नीलेश को ही उबाल दोगे तो फिर नीलेश पानी कैसे पिएगा, इसलिए कहना ये चाहिए कि पानी उबाल करके नीलेश को दो। तो क्या किया आपने जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स था वो गलत कर दिया। आपने वर्ब भी रखी, सब रखा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी रखा, कोई ना कोई उसका मीनिंग भी निकल के आया, लेकिन वहाँ पर जो गलती हो गई वो क्या था, अरेंजमेंट सही नहीं था। इसलिए अरेंजमेंट का सही होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए बच्चों, तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, द सेकंड थिंग इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड द नेक्स्ट इज वर्ब। ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होती है, तब जाकर के दैट बिकम्स अ सेंटेंस, वो एक वाक्य बनता है। ठीक है भाई, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर पे बात हमारी आ गई थी कि स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले आप किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का, फिर आप क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इस तरीके से ही आपका क्या होता है। अब आप इसको उठा करके वहां रख दो, इसको उठा करके यहाँ रख दो, इसको कहीं और रख दो, तो फिर क्या होगा कि आपका अरेंजमेंट है वही गलत हो जाएगा, और अरेंजमेंट गलत हो जाएगा तो फिर वो सेंटेंस भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और ये क्या रहा, ऑब्जेक्ट रहा। आई प्ले क्रिकेट, इट मीन्स मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे आप, डे, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक फ्रेज भी हमने यूज कर दी, इन द इवनिंग, यानी कि टाइम को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया, टाइम को बताया गया है। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इस पूरे को अकेले को निकाल दूँ यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगी, फ्रेज बन जाएगी। यहाँ से और यहाँ तक अगर निकाल दिया जाए इसको, इन द इवनिंग जो लिखा गया है, ये तो अपने आप में फ्रेज नहीं है दोनों, क्योंकि ये तो वर्ब आ गई इसके अंदर और ये वर्ब आ गई, तो ये तो सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ इन द इवनिंग, तो इस सेंटेंस में से इन द इवनिंग क्या है, फ्रेज है। इट मीन्स यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो फ्रेज है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस कभी फ्रेज का पार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आएगी। अगली बात को लेकर के हम लोग मूव ऑन करते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जो है आप बाद में इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को आप दोबारा से देख करके इनको सबको आप क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बात के देखते हैं। ये देखें, अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, और वो हमारी इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब तक हम बात को समझते हुए आए हैं कि लेटर्स एंड लेटर से वर्ड बने, वर्ड से फ्रेज बन गई, फिर आगे बढ़े तो हमने क्या बना दिया है, सेंटेंस बना दिया है। अब बात करते हैं कि सेंटेंसेस जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनके कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार के वो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में जाओगे तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलेंगे तीन तरीके के सेंटेंस। पहला कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है।
पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल सेंटेंस को लेकर के, यानी कि साधारण वाक्य जो होता है, सिंपल सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है। अगर आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके यही सेंटेंस काम में आने वाले हैं। यदि आप 9th में जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आपके काम आएंगे, वो समझाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आज हम जिस बात को लेकर के चलेंगे इस वीडियो में, जिसको समझेंगे, वो हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस को आप देखें प्यारे बच्चों कि सबसे पहले एक डेफिनेशन को समझे आप कि सिंपल सेंटेंस जो है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ देखो आप, सिंपल जो सेंटेंस है उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर बनाई हमने। ए सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, वही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। इट मीन्स अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगी, वही सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अब फिर बात आती है कि जी ये फाइनाइट वर्ब क्या है। चलो ये एक डेफिनेशन हमें समझ में भी आ गई कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब है। चलो ठीक है, मान लिया। तो अब समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। यहाँ देखो बच्चों, एक छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए फिर तैयार की है फाइनाइट वर्ब को बताने के लिए। अ फाइनाइट वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। इट मीन्स एक ऐसी वर्ब दैट इज अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और दूसरी चीज ये रिफ्लेक्ट क्या करती है, क्या शो करती है, दैट शोज द टेंस। यानी कि एक ऐसी वर्ब जिससे या तो आपको वाक्य जो सेंटेंस आपके सामने है उसका क्या पता चल जाए, टेंस, यानी कि कौन से टेंस की बात हो रही है। दूसरी बात को यदि हम समझें तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करें, एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ बदल जाती है, या फिर एक ऐसी वर्ब जो टेंस को रिफ्लेक्ट करती है, वो वर्ब कहलाती है फाइनाइट वर्ब। वो वर्ब क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे देखो आप यहाँ पर इस सेंटेंस में आते हैं, सेंटेंस के जरिए समझेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ये सब्जेक्ट है सी, यहाँ पर लिखा हुआ है रीड्स। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सी रीड्स। इट मीन्स ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ में हमने क्या यूज किया है, एस और ई एस। एस और ई एस कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो यही हमने दिखा, यानी कि सी के साथ यहाँ पर क्या गया है, एस और ई एस लगा दिया वर्ब के साथ। बट अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता आई, तो क्या मुझे ये आर ई ए डी एस, ये रीड्स लगाने की जरूरत पड़ती, नहीं। फिर मैं क्या लिखता, आई आर ई ए डी। इट मीन्स यहाँ पर मुझे ये इसका जो एस है वो क्या करना पड़ता, हटाना पड़ता। क्यों, क्योंकि जैसे ही आई आ गया तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं V1 का, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो सी रीड्स बुक है, ये जो रीड है इस सब्जेक्ट के हिसाब से आई है। यहाँ पर जैसे ही सब्जेक्ट बदला, यहाँ पर वर्ब भी चेंज हो गई है, वर्ब भी बदल गई है। इट मीन्स दिस वर्ब इज बीइंग अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, आई के साथ यहाँ पर एम लगाया है और ही के साथ यहाँ पर इज का यूज किया गया है। आई के साथ क्या आया है, आई के साथ एम आया है और ही के साथ क्या आया है, इज आया है। जब हम इस ही के साथ इज को देखते हैं और आई के साथ एम को देखते हैं तो ये यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, जिस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, चाहे आप एम की बात लो, चाहे आप इज की बात लो, चाहे इस वर्ब को समझो आप, ये एक बात और दिखा रही हैं, और वो किसको शो कर रही हैं, टेंस को। इट मीन्स ये टेंस को बता रही हैं। इनसे हमें पता चलता है कि जो बात हो रही है वो प्रेजेंट की हो रही है, ना पास्ट की हो रही है, ना फ्यूचर की हो रही है। साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट को बताती है, ये भी प्रेजेंट को बताती है। देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है और प्रेजेंट को भी बता रही है। तो यही तो दो बातें डेफिनेशन में। देखिए दोबारा डेफिनेशन में आते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या करती है, एग्री करती है अपने सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि आई के साथ एम आए, ही के साथ एग्री कर रही है। यहाँ पर सी के साथ रीड्स आए, यहाँ पर आई के साथ रीड आया, तो एग्री कर रही है अपने सब्जेक्ट के साथ। दूसरी बात समझे, यहाँ पे ये टेंस को भी तो बता रही है। एम को देखते आपको क्या पता चलता है कि भाई प्रेजेंट की बात हो रही है। इज को देख के भी आपको यही समझ में आता है कि मेरे प्यारे बच्चों कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। चलिए आगे और समझ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो बच्चों एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। हालांकि आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये अपर लेवल की बात है, लेकिन फिर भी समझ ले।
कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आई वॉन्ट टू स्टडी, एक वर्ब होती है फाइनाइट जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एक दूसरी वर्ब को समझे तो वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो क्या होती है, उसको थोड़ा और समझे आप। यहाँ पर आई वॉन्ट टू स्टडी लिखा हुआ है, आई के साथ क्या आया है, वॉन्ट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को बताता है कि V1 हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। अकेली V1 अगर कहीं आ रही है तो किस में आ रही है, प्रेजेंट टेंस में आती है। आई सब्जेक्ट था, आई के साथ वॉन्ट आ गया, लेकिन बेटा देखो सब्जेक्ट बदला, जैसे ही सब्जेक्ट बदला तो यहाँ पर फिर क्या आ गया है, एस और एस आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ही वॉन्ट्स, सब्जेक्ट बदला, वह बदल गई। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है लेकिन यहाँ पर लिखा वांटेड। वांटेड किसको रिफ्लेक्ट करता है, पास्ट टेंस को। ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म किसके को बताती है, ये पास्ट टेंस को बताती है। लेकिन एक यहाँ पर वर्ब ये है, एक ये रही, एक ये रही। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये जो स्टडी है ये भी तो वर्ब ही है, इट इज ऑल्सो वर्ब। तो जब ये वर्ब है तो यहाँ पर टू के बाद हमने V1 का यूज किया है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, पास्ट टेंस है। चलो ये इन्होंने तो प्रेजेंट पास्ट बता दिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो गई। लेकिन ये क्यों नहीं हुई, ये इसलिए नहीं हुई बच्चे क्योंकि ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। तो यदि नॉन फाइनाइट समझोगे तो क्या हो जाएगा, इफ नॉन फाइनाइट इज अ वर्ब दैट डज नॉट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट एंड इट डज नॉट शो एनी टेंस। तो एक ऐसी वर्ब जो ना तो सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है, ना तो सब्जेक्ट के साथ बदलती है वो, और ना ही वो टेंस को रिफ्लेक्ट करती है, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं उसमें आपके सामने जैसे इन्फिनिटिव्स आते हैं, पार्टिसिपल्स आते हैं और जेरेंड आते हैं। ये तीन बातें आती हैं, कभी आगे जा करके हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हम बात कर रहे थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, तीन तरीके के सेंटेंस हमने समझे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन तैयार की किसकी, सिंपल सेंटेंस की। और सिंपल सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ए सेंटेंस दैट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। यही मेन बात, एक ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है वही सिंपल होता है। सिंपल की बात करें, फाइनाइट वर्ब की बात करें तो फाइनाइट वर्ब किसके साथ एग्री करती है, अपने सब्जेक्ट के साथ, और ये किसको शो करती है, टेंस को दिखाती है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस समझे थे, जैसे सी रीड्स, सी के साथ रीड्स आ गया, आई के साथ रीड आ गया, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, सी के साथ एस और ई एस लगा दिया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, और ये चीज़ें किसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं, टेंस को भी दिखा रही हैं। ठीक है, फिर हम आए इस साइड में हमने समझा आई वॉन्ट टू स्टडी, आई के साथ तो वॉन्ट आ गया, प्रेजेंट टेंस आ गया, और आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ही के साथ एस और एस आता है। लेकिन ये जो वर्ब यहाँ पर है, ये स्टडी स्टडी स्टडी, ये चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने समझा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये समझा है कि जो सेंटेंस हैं वो तीन तरीके के होते हैं, और तीन तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें पहला सिंपल है, फिर उसमें हम लोग ने कंपाउंड सीखा, और फिर हमने कॉम्प्लेक्स को सीखा। अब अगली क्लास जब हमारी आएगी तो हम अगली क्लास में समझेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस के इनके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे उन सेंटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं, और इस तरीके से हमारी क्लास जो है वो बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद यही है, होप यही है कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा, और जुड़े रहें हमसे, और बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, सी यू अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, सब्बा खैर, मिलते हैं दोबारा से।